Hello everyone, welcome to CSE Now Current Affairs series. ये series which is based on newspaper. So daily newspaper से जो relevant questions है, prelims के लिए relevant questions. This is our profile, okay. और on a daily basis we are covering 8 to 10 questions. So इससे ज़्यादा topics करने की need भी नहीं है. So आप सिर्फ important articles और important जो themes हैं that we are going to cover and rest assured most of the questions जो आपके prelims में आएंगे, okay, they will be framed like this and they will be from topic which we are sharing. तो इन्हीं टॉपिक से वो कवर हो जाएंगे. सो वॉच दीज वीडियोस एंड ऑल्सो मेक श्योर कि यू आर वॉचिंग इट 2 times. जो हमने बताया हुआ अपने स्टूडेंट्स को भी, पहली बार में क्या करना है, आपको 1x पे देखना है, इसको अटेम्प्ट करना है टेस्ट को, मतलब इसको एज ए आप क्विज की तरह लेके चलो. ओके, इसे आप क्विज की तरह लेके चलो, अटेम्प्ट करो उसे. और 3-4 घंटे के गैप के बाद 3-4 घंटे के गैप के बाद 1.5x स्पीड पे, मतलब 3-4 आवर्स के गैप के बाद 1.5x स्पीड पे देखो, मैक्सिमम रिटेंशन होगा. और एग्जाम में यू विल फाइंड कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू विल बी एबल टू मार्क इट राइट. ओके, एंड अगर आप डेली बेसिस पे क्वेश्चंस कर रहे हो ना, तो दैट विल हेल्प यू डेवलप मसल मेमोरी. एक डिसिप्लिन अप्रोच लेके आएगा. एंड इस तरह का अप्रोच ही एग्जाम क्लियर करने में हेल्प करता है. सिर्फ लेक्चर्स देखते रहोगे, वीडियोस देखते रहोगे, या बहुत सारी बुक्स पढ़ लोगे, बहुत कंटेंट देखते रहोगे, उससे एग्जाम क्लियर नहीं होगा. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे. द प्राइमरी पर्पस ऑफ मैंडेटिंग लेबलिंग ऑफ फोटो रियलिस्टिक एआई जनरेटेड कंटेंट अंडर द अमेंडेड आईटी रूल्स इज. ये इस आर्टिकल से बेस्ड है. एआई बहुत ही क्रूशियल थीम है इस साल के लिए. लास्ट के 2-3 सालों से एआई फेवरेट थीम चल रहा है. इसमें कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का जो एक रूल आया, ठीक है, आईटी रूल्स को अमेंड किया है, लेबलिंग ऑफ फोटो रियलिस्टिक, मतलब एआई जनरेटेड इमेज है, एकदम रियल लगता है. उसमें क्या प्राइमरी पर्पस है उस अमेंडमेंट का? सो पहला ऑप्शन है प्रोहिबिट द क्रिएशन ऑफ एआई जनरेटेड मीडिया, कि भाई एआई जनरेटेड नहीं कर सकता, मीडिया नहीं बना सकता, फोटोज वगैरह. सेकंड ऑप्शन इज प्रिवेंट मोनेटाइजेशन ऑफ एआई जनरेटेड कंटेंट, कि एआई जनरेटेड कंटेंट बनाया और उससे आप पैसे कमा रहे हो, ये प्रोहिबिट कर रहे हैं. Hence, third option is ensure transparency and prevent deception of users. ये ट्रांसपेरेंसी प्रमोट करना है और यूजर को मतलब ठगना नहीं है, वो चीज को प्रिवेंट करना है हमें. इन द फोर्थ ऑप्शन इज ग्रांट कॉपीराइट प्रोटेक्शन टू एआई जनरेटेड वर्क्स, कि आपने एआई से कोई चीज बनाई तो आपको कॉपीराइट प्रोटेक्शन की कोई और यूज नहीं कर सकता, इसके लिए ला रहे हैं. सो पॉज द वीडियो एंड मार्क द आंसर. जैसा हमने कहा, टेक इट एज अ क्विज. ओके, सो राइट आंसर फॉर दिस इज सी. ओके, होपफुली यू हैव गॉट इट राइट. कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ानी है, आपको पता होना चाहिए. इफ आई एम वाचिंग इमेज और मैं कोई जीआईएफ देख रहा हूँ और मैं कोई वीडियो देख रहा हूँ, लेट से किसी पॉलिटिशियन के वीडियो बना दिया, ओके, और उनके बारे में कोई फॉल्स क्लेम कर दिया या उनको डिमीनिंग चीजें बोल दी उनके बारे में, तो आई शुड बी नोइंग कि ये एआई जनरेटेड है या रियल है. तो उसके लिए ये कह रहे हैं कि टैग देना जरूरी है, तो यूजर एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकता है. Now, coming to question number 2, with reference to the cultural contribution of Wazid Ali Shah, consider the following statement. First, he played a significant role in the development of the Lucknow Gharana of Kathak. Second, he composed music under the pen name Akshatriya. Third, he rejected all form of Indian classic music in favor of Persian style. Fourth, he authored works on dance and performance aesthetics. ठीक है, सो प्लीज पॉज एंड मार्क योर आंसर. तो फर्स्ट आपका जो स्टेटमेंट है, ठीक है, वो सही है. ये एक्चुअली लखनऊ घराना ऑफ कथक से रिलेटेड थे. और अख्तर पिया जो है वो भी सही है. इन्होंने यही पेन नेम यूज किया था. थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत है. ये क्यों रिजेक्ट करेंगे सारे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को, राइट? जो आपको पहले दो स्टेटमेंट से दिख रहा होगा कि ये बिलीव करते थे कि इंडियन सिस्टम जो था इंडियन क्लासिकल, तभी तो कथक को भी इन्होंने इसमें रोल किया था, राइट? तो रिजेक्ट नहीं किया था, इन्होंने प्रमोट किया था. और फोर्थ इज सही, डांस एंड परफॉर्मेंस एस्थेटिक्स को फोकस किया था उन्होंने. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1, 2 एंड 4. And third question for the day, which of the following states asymmetric impact of AI on modern conflict? जैसे हमने कहा कि AI इंपॉर्टेंट थीम है इस साल के लिए, और वॉर एंड कन्फ्लिक्ट भी इंपॉर्टेंट थीम है. रशिया यूक्रेन, इंडिया पाकिस्तान, यूएसए वेनेजुएला, मतलब ये न्यूज में है, इंपॉर्टेंट है. सो फर्स्ट ऑप्शन फॉर द डे, इस क्वेश्चन के लिए, जो थर्ड क्वेश्चन के लिए, यूज ऑफ ऑटोनोमस ड्रोन्स. ओके, ऑटोनोमस ड्रोन्स एंड इम्प्रोवाइज्ड एआई इनेबल्ड वेपन्स बाय स्मॉलर एक्टर्स. ओके, ये कह रहा है कि ये इलस्ट्रेट करना चाहिए. ओके, एंड सेकंड ऑप्शन इज रिडक्शन ऑफ डिपेंडेंस ऑन कन्वेंशनल मिलिट्री हार्डवेयर सच एज टैंक्स, की कन्वेंशनल मिलिट्री हार्डवेयर पे अब रिलायंस जो है कम हो जाएगा. एंड थर्ड ऑप्शन इज ट्रांसफर ऑफ स्ट्रेटेजिक पावर फ्रॉम लार्ज स्टैंडिंग आर्मीज टू टेक्नोलॉजिकली एजाइल ग्रुप्स, की बड़ी बड़ी आर्मी जो होती थी कि 10,000 वाला ग्रुप है, 20,000 लोगों का ग्रुप है, उससे शिफ्ट होकर कहाँ चला जाए, टेक्नोलॉजिकली एजाइल ग्रुप की छोटा ग्रुप होगा. ओके,
And the fourth option is complete elimination of human involvement in all military. Complete elimination of human involvement in all military. So pause the video and mark the answer. Okay. सो आप लॉजिक लगा कर सकते थे इजली इसको. सो राइट आंसर फॉर इज कि फोर्थ ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है. फर्स्ट इज करेक्ट कि हाँ, यूज ऑफ ऑटोनोमस ड्रोन्स वगैरह, इम्प्रोवाइज एआई टूल्स वगैरह हम यूज कर सकते हैं. रिडक्शन हो जाएगा आपका डिपेंडेंस कन्वेंशनल मिलिट्री, अब तो टेक इनेबल्ड मिलिट्री होगी, और छोटी मिलिट्रीज होगी, अजाइल मिलिट्री होगी, उससे भी हमारा काम चल जाएगा. सो 1, 2 एंड 3 विल बी द राइट आंसर. Now, coming to question number 4, with reference to the International Civil Aviation Organization, ICAO, consider the following statement. First, it is a specialized agency of the United Nations. Second, it regulates both civil and military aviation globally. Third, it lays down SARPS standards and recommended practice for international civil aviation. So please pause and mark your answer. तो पहला जो आपका स्टेटमेंट है वो सही है, ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की. सेकंड स्टेटमेंट ये गलत है. ये मिलिट्री एविएशन को क्यों रेगुलेट करेगी? आपको पता है कि मिलिट्री जो आपका एविएशन होता है वो बहुत क्रिटिकल होता है. सपोज कि लड़ाई हो रही है दो कंट्रीज के बीच में, तो अगर आईसीए होगा तो वो तो सारा का सारा लीक हो जाएगा वहां से, राइट? जो भी आपका डेटा वगैरह होगा दूसरे कंट्री को, इसलिए मिलिट्री वाली चीजें जो होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, वो इस तरीके से शेयर नहीं की जाती है कॉमन प्लेटफॉर्म पे. थर्ड, इट लेज डाउन स्टैंडर्ड एंड रिकमेंड प्रैक्टिस फॉर इंटरनेशनल सिविल एविएशन, ये सही है. आईसीएओ ने इशू किया है SARPS, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका B, 1 and 3 ओनली. Then another question on ICAO रीजन, जैसे हमने पहले प्रीवियस स्लाइड पे हमने लिखा था कि इस साल या लास्ट के 2 सालों में मल्टीपल इश्यूज हुए हैं, मल्टीपल एयरक्राफ्ट जो है मेल फंक्शन हुए हैं, तो इस वजह से इंपॉर्टेंट है ये. सो कह रहा है कि आईसीएओ जो ऑर्गेनाइजेशन हमने देखा उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो मॉन्ट्रियल कनाडा में है. सेकंड ऑप्शन इज इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ आईसीएओ, इंडिया जो है वो फाउंडिंग मेंबर है इसका. देन थर्ड ऑप्शन इज ICAO conducts safety audits under the Universal Safety Oversight Audit Program, USOAP के अंदर जो है सेफ्टी ऑडिट करता है ICAO. ठीक है. देन द फोर्थ ऑप्शन इज ICAO डायरेक्टली ऑपरेट्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इन मेंबर कंट्रीज, की मेंबर कंट्रीज में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स होते हैं वो डायरेक्टली रन करता है ICAO. सो पॉज द वीडियो एंड मार्क द आंसर. सो अगेन लॉजिक अगर आप लगाओगे तो आप इजीली मार्क कर सकते हो इसमें कि पहला जो, चलो ठीक है, जो फोर्थ ऑप्शन है आपका, दिस वन इज इनकरेक्ट. इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अगर हमारी कंट्री का एयरपोर्ट है, लेट्स से कि हमारा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, सो कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन क्यों से ऑपरेट करेगा, हम खुद से ऑपरेट करेंगे. सो फोर्थ वन इज इनकरेक्ट. ओके, जो सेकंड ऑप्शन है ये आपको पता होना चाहिए था, मतलब फोर्थ को तो आप लॉजिक से कर भी सकते थे इसके अलावा, तो फोर्थ से आपको ये हट जाएगा, एटलीस्ट आप 50-50 पहुंच जाओगे. आईसीएओ का हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है, दिस वन इज करेक्ट. एंड द थर्ड ऑप्शन, ये सेफ्टी ऑडिट भी करता है. ओके, तो दिस वन इज आल्सो करेक्ट. अब डाउट किस चीज पे है कि सेकंड है या नहीं, तो इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर नहीं है. ओके, 1944 में ये बनाया गया, मान लो साइन वगैरह किया गया, उस टाइम पे इंडिया नहीं था, इंडिया ने लेटर बाद में ज्वाइन किया है इसको. सो ये 1 and 3 विल बी द राइट आंसर. Now, coming to question number 6, with reference to the procedure for removal of the Speaker of the Lok Sabha, consider the following statement. तो 4 स्टेटमेंट है आपके पास, ठीक है, ये इस साल के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स के लिए. फर्स्ट स्टेटमेंट, अ मिनिमम नोटिस पीरियड इज प्रिस्क्राइब्ड बिफोर द रिजोल्यूशन कैन बी टेकन अप. सेकंड, द स्पीकर presides over the house when the removal resolution is discussed. Third, the speaker has the right to speak and vote on the resolution. Fourth, the deputy speaker preside over the house during the consideration of the resolution. So please pause and mark your answer. पहला स्टेटमेंट जो है कि एक मिनिमम नोटिस पीरियड, तो 14 डे का नोटिस, याद रखोगे आप लोग, 14 डे का प्रायर नोटिस देना मैंडेटरी है. सेकेंड स्टेटमेंट है कि स्पीकर प्रिसाइड करता है. ये देखो कितना गलत हो जाएगा ये, जिसको हटाया जा रहा है वही प्रिसाइड करेगा सिटिंग के ऊपर, तो कि वो तो एक्चुअली कंट्रोल करने लगेगा प्रोसीडिंग अपने रिमूवल की, तो ये नहीं है, वो प्रिसाइड नहीं कर सकता है. थर्ड स्टेटमेंट, स्पीकर हैज द राइट टू स्पीक, बिकॉज स्पीकर जो है एज एन एमपी भी पार्ट होता है, राइट, हाउस का, तो वो पार्टिसिपेट कर सकता है, बोल सकता है. फोर्थ, डेप्यूटी स्पीकर प्रिसाइड्स, ये जो है आपका ऑप्शन सही है, डेप्यूटी स्पीकर प्रिसाइड करते हैं, तो B, 1, 3 and 4 इज द करेक्ट आंसर. Seventh question, consider the following statements regarding NRI equity investments in India. Stock market important theme है,
काफी टाइम से स्टॉक मार्केट में ट्रबल्स हैं एंड काफी न्यूज में भी है. सो एनआरआई हेल्ड लेस देन 1% ऑफ द टोटल शेयर होल्डिंग ऑफ कंपनी लिस्टेड ऑन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ओवर द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स. कि जो लास्ट के 3 फाइनेंशियल ईयर हुए उसमें 1% से कम का शेयर होल्डिंग है. एनएसई पे जितने भी टोटल लिस्टेड कंपनीज हैं उनमें 1% से कम का होल्डिंग है एनआरआईज का. ओके, देन सेकंड ऑप्शन इज निफ्टी 50 कंपनीज डोमिनेट द लिस्ट ऑफ फर्म्स विद द हाईएस्ट एनआरएस शेयर होल्डिंग. कह रहे जो निफ्टी 50 है, ओके, जो निफ्टी 50 मतलब जो टॉप की 50 कंपनीज होती हैं वो निफ्टी इंडेक्स का पार्ट है. तो निफ्टी 50 कंपनीज डोमिनेट द लिस्ट ऑफ फर्म्स विद द हाईएस्ट एनआरआई शेयर होल्डिंग. एनआरआई का शेयर होल्डिंग उसमें हाईएस्ट है. थर्ड ऑप्शन इज रेगुलेटरी कम्प्लेक्सिटी एंड टैक्स कंप्लायंस नॉर्म्स इन्फ्लुएंस एनआरआई इन्वेस्टमेंट बिहेवियर. कि अब किस लेवल का रेगुलेशन है, किस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने हैं, टैक्स वाली चीजें कितनी फॉलो करनी है, क्या क्या कंप्लायंस फॉलो करने हैं, इस पे एनआरआई का इन्वेस्टमेंट बिहेवियर डिपेंड करता है. देन द फोर्थ ऑप्शन इज इंडियन इक्विटी मार्केट्स हैव underperformed major global markets in dollar terms in the recent past. या recent past में जो इंडियन मार्केट है वो डॉलर टर्म्स में अंडर परफॉर्म, मतलब बाकी के ग्लोबल मार्केट से बुरा परफॉर्म किया है. ओके, सो पॉज द वीडियो एंड मार्क द आंसर. अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो करते आ रहे हैं तो इजीली आपको ये चीज गेस कर सकते हो. इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये इकोनॉमी वगैरह में और यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. तो द राइट आंसर फॉर दिस इज कि आपका पहला सही है कि हाँ 1% से कम है. इसका जो एनआरएस का होल्डिंग है वो 0.6% के अराउंड है. ओके, देन जो आपका सेकंड ऑप्शन है, ओके, दिस वन इज इनकरेक्ट. ओके, सेकंड जो है दिस वन इज इनकरेक्ट. जो 20 जो फर्म्स है टॉप की एनआरआई होल्डिंग के मामले में उसमें से निफ्टी 50 की एक भी कंपनी नहीं है. तो ये जो फैक्ट है आपका, ये जो डेटा है आपका, ये गलत है. जो थर्ड ऑप्शन है आपका रेगुलेटरी कंपेसिटी, देन ऑब्वियसली अगर मान लो कि बहुत ज्यादा रेगुलेशन रूल्स फॉलो करने हैं आपको तो लोग फॉलो क्यों करेंगे, वहां जाएंगे जहां पे आसान है चीजें करना, इन्वेस्ट करना. सो थर्ड वन इज करेक्ट कि ये आपके बिहेवियर को इम्पैक्ट करता है, कहाँ इन्वेस्ट करना है कहाँ इन्वेस्ट नहीं करना है. देन द फोर्थ ऑप्शन अंडर परफॉर्म. आपको पता होगा इंडियन स्टॉक मार्केट काफी टाइम से नीचे चल रहा है, स्पेशली दोज हु हैव इन्वेस्टेड सम मनी. अगर आपने इन्वेस्ट नहीं किया तब भी इस तरह की न्यूज को फॉलो करो, एग्जाम में आ सकता है. सो 1, 3 एंड 4 विल बी द राइट आंसर. Now, coming to question number 8, consider the following statement regarding color change in animals due to climate change. ठीक है, साइंस एंड टेक का पार्ट है. फर्स्ट स्टेटमेंट, reduction in melanin production can help animals cope with higher temperature. Second, lighter body color helps cold-blooded animals remain active longer in warmer condition. Third, Bogart's rule applies primarily to warm-blooded animals living in humid region. Fourth, color changes that enhance thermoregulation may negatively affect mating success. So please pause and mark your answer. ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि मेलानिन रिडक्शन जब कम होता है या तो क्या होता है, एनिमल कैन कोप विथ हायर टेम्परेचर, ये सही है. तो मेलानिन रिडक्शन से होता क्या है, लाइटर कलर होता है, तो दैट हेल्प्स इन हीट एब्जॉर्प्शन. तो फर्स्ट इज सही. सेकंड क्या है, लाइट बॉडी कलर हेल्प्स कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स रिमेन एक्टिव लॉन्गर इन वार्मर कंडीशन. तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट. कोल्ड, जो आपके कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स क्या होते हैं, जैसे इंसेक्ट्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, तो लाइट कलर जो है दैट हेल्प्स इन एडॉप्शन इन वार्मर कंडीशन. आपने देखा भी होगा जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल इंसेक्ट्स एंड रेप्टाइल होते हैं मेनली लाइट कलर के होते हैं. थर्ड जो स्टेटमेंट है आपका वो गलत है. बोगर्ट्स रूल अप्लाई नहीं होता है वार्म ब्लडेड एनिमल को. ठीक है, तो ये अप्लाई होता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल को. और फोर्थ ऑप्शन जो है आपका सही है. वो क्या कह रहा है, कलर चेंजेस दैट इनहेंस थर्मो रेगुलेशन में निगेटिवली अफेक्ट मीटिंग सक्सेस. कलर चेंज से जो थर्मो रेगुलेशन होता है दैट निगेटिवली अफेक्ट मीटिंग. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए 1, 2 एंड 4 ओनली. Now this is the main question for the day. Climate change theme है आपका. So pause the video or you can take the screenshot and then write the answer and submit. Okay. On that note, thank you everyone. Do like, share and subscribe.